नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और भूगोल की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी पृथ्वी की। आज हम बात करेंगे ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर की। किस तरीके से इसे पढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हमारा बेसिक फोकस रहेगा वो क्वेश्चंस पे रहेगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में हमें सिर्फ सेलेक्ट होना है। बाकी ज़्यादा जानना हो तो इसके लिए और आगे की क्लासेस देखते रहिएगा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो ग्लोब धरती का मिनी मॉडल होता है। आज का क्वेश्चन ये है कि धरती का आकार क्या है। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं धरती के आकार के बारे में, तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, तो धरती को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले इसे देखते हैं। ठीक है, ग्लोब पर विभिन्न प्रकार आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। बेसिकली हम ग्लोब को जो है पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप मानते हैं, और पृथ्वी पे कौन सी जगह कहाँ पर है और किस तरीके से उसे देखना है, ये हम ग्लोब में देखते हैं। ग्लोब के बीचों बीच एक धुरी पे रखा हुआ होता है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, जो वास्तविकता में ऐसी कोई एक्सेस नहीं होती है। हम ये सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसमें ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव हैं। ठीक है, ये एक्सिस 23.5 डिग्री की होती है, और ये एक्सेस इसका एंगल भी चेंज होता रहता है। खैर, वो बड़ी क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, यानी इक्वेटर। इक्वेटर जो है ये धरती को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी भाग में नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। ये धरती सूर्य का चक्कर जब लगा रही होती है तो यहाँ पे कुछ ऊपर या नीचे नहीं होता, लेकिन हम इसे अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में नापा जाता है। तो ये हो गई हमारी लाइंस, जिनको कि हम देखते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। तो ये विषुवत रेखा से हम शुरू करते हैं, और ध्रुव यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हो गया विषुवत वृत्त। आप यहाँ पे इसको देखिए। विषुवत वृत्त से शुरू करते हुए हम जाते हैं ध्रुवों की तरफ, और ये आता है 90 डिग्री का। तो ये हमारा पूरा होता है। इसी तरह ये नीचे भी होता है और जाते हुए दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। तो यहाँ तक हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये फिगर है। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस फिगर से ही क्वेश्चंस बनते हैं, या आप कह सकते हैं इससे काफ़ी कुछ हमें समझ में आ जाता है। अगर धरती को हम लोग तापमान के हिसाब से बांटें तो धरती को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ये आता है टॉरिड जोन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं, और हिंदी में उष्ण कटिबंध बोलते हैं, जो कि 23 डिग्री दक्षिण से लेकर के 23 डिग्री उत्तर तक, 23.5 डिग्री उत्तर तक होता है। तो ये हो गया हमारा टॉरिड जोन। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे पहुँचता है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहते हैं या उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण से याद रखिएगा, गर्म होता है यहाँ पे,
और जितने भी ज़्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वृक्ष यहीं पाए जाते हैं। तो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट और ये सब भी इसी यहीं पे कहीं होते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो। और यहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। इसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंध, जो उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है और दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में टेम्परेट जोन कहते हैं। ये हो गया नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और ये हो गया सदर्न टेम्परेट जोन। इसके बाद आता है हमारा टॉरिड जोन, ठीक है, ये हो गया उत्तरी शीत कटिबंध। यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है। ये है फ्रिजिड जोन, क्योंकि तापमान पूरी तरीके से कम होता है। यहाँ पे माइनस में तापमान रहता है, तो इसको हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं। इसको आने वाली क्लासेस में, ये डायग्राम ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाली क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। धरती को 3 भागों में बांटा गया है। ये हो गया उष्ण कटिबंध, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर तक होता है। यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, या यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो ये पूरी जगह बहुत ज़्यादा गर्म होती है। यहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, मतलब सदाबहार नगमे पेड़। और फिर आता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध जो होता है, यहाँ पे तापमान लगभग सामान्य होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। तो ये जगह हो गई। और ये उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है और दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है। और आखिरी में इसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। और फिर आता है फ्रिजिड जोन, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए उसको उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं। और ये हो गया हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध। ये महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध है, जिसको कि हम लोग आगे फिर से देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण अक्षांश देख लेते हैं, रेखाएं। विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पर। इसके बाद है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर पे हो गया और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में हो गया। इसके अलावा भी जो अक्षांश हैं देख लेते हैं हम लोग। ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तर। फिर है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण। एक क्वेश्चन अभी मैं पूछ लेता हूँ, अगर आप लोग देना चाहें जवाब इसका दे सकते हैं। भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्य हैं? आगे हम लोग इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी आप जवाब दीजिएगा। फिर है विषुवत वृत्त, ये हो गया आर्कटिक सर्कल 60 डिग्री एंड हाफ उत्तर में। फिर विषुवत रेखा ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया। फिर विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में। दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये है 66.5 डिग्री, ये दक्षिण में, 66.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, इसे आप देखिएगा ध्यान से। ये हो गया आर्कटिक सर्कल, ये हो गया एंटार्कटिक सर्कल। अब हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ये हो गया उष्ण कटिबंध, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उष्ण कटिबंध 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, मतलब कि उत्तर और दक्षिण के बीच में होता है। ये उष्ण कटिबंध है जहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है। ये टॉर्च के इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं इसे। यहाँ पे टॉर्च सीधे पड़ रहा है और यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गया उष्ण कटिबंध। जैसे ही हम लोग कर्क और मकर रेखा के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे सूर्य की रोशनी तिरछी होती जाती है और वहाँ का तापमान भी घटता जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं
दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसको हम लोग टेम्परेट जोन भी बोलते हैं इंग्लिश में। हम ऊपर देख चुके हैं ग्लोब में, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर हम लोग नीचे आते हैं, शीत कटिबंध के बारे में बात करते हैं। शीत कटिबंध यानी ध्रुव का ये ऊपरी हिस्सा ये होता है, इसको हम लोग फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। यहाँ पे तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जैसे ऊपर साइबेरियन क्षेत्र या नीचे हम लोग देखते हैं एंटार्कटिका, जो कि पूरी तरीके से बर्फ़ में ढका हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी तिरछी भी सही से नहीं पहुँच पाती है और बहुत ही कम रोशनी पहुँच पाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे सूर्य क्षितिज के ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्षितिज मतलब जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा होता है, ऐसा होता नहीं है। जैसे जब सुबह हम सूर्य का उगना देख रहे होते हैं या शाम को सूर्य का ढलना देख रहे होते हैं, तो हमें सूर्य जब आसमान से नीचे दिखाई देता है जाते हुए, वो स्थान को हम लोग क्षितिज मानते हैं। तो क्षितिज के बहुत ज़्यादा ऊपर सूर्य नहीं आ पाता है, और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तिरछा होता है, ये टॉर्च के इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये हो गया, इसको हम लोग वापस से देख लेंगे एक बार। अभी हम लोग देखते हैं देशांतर क्या है। देशांतर मतलब देशों के बीच का अंतर। खैर अभी इस लाइन को देखते हैं हम लोग, ये जो सीधी लाइन गई है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई ये सीधी रेखा, ये हम लोग देख रहे हैं। ये जो 0 डिग्री है, ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच से होके पास हो रही होती है, और इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, यानी अभी हम लोग देखेंगे इसे आगे, यमोत्तर बोलते हैं। इस रेखा से हम लोग टाइम और डेट निर्धारित करते हैं। तो किसी स्थान पर स्थित बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये लाइनें नहीं, ये सीधी लाइनों को भी देखना होता है अगर उस किसी भी जगह के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो। खैर हम लोग इसे आगे देखते हैं। यहाँ पे इसे देखिए, अक्षांश समानांतर रेखाओं के से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है। ये उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक सीधे जाते हैं, जिससे इनकी लंबाई सभी की बराबर होती है। अक्षांश की तरह नहीं, जहाँ पे जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों के पास जाते हैं उनकी लंबाई या उनकी गोलाई कम होती जाती है। ये 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम तक गिने जाते हैं, जहाँ पे 0 डिग्री ये प्रमुख यमोत्तर कहलाता है, यानी प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच से होके पास होता है। ये लंदन में है। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, और यहीं से होके डेट लाइन भी पास होती है, यानी तिथि रेखा यहीं पे होती है। लेकिन तिथि रेखा सीधे 180 डिग्री पे नहीं चलती है, वो बीच में वो कुछ जगहों पे थोड़ा पूर्व में या पश्चिम में उसको खिसका दिया गया है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये इसे याद रखिएगा कि ये प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख यमोत्तर ग्रीनविच से होके पास होती है। यहाँ पे ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। फिर हम लोग ये देख रहे हैं, ये है हमारी
प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच से पास होती हुई। इसके जब हम पूर्व में जा रहे होते हैं तो यहाँ पे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पूर्व में जा रहे होते हैं। जैसे भारत में जब यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं तो यहाँ पे 5:30 बज चुके होते हैं। ये हो गया। पूर्व में जैसे जाते हैं समय बढ़ता जाता है, और पश्चिम में जैसे जा रहे होते हैं समय घटता जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में मैंने बात की थी। 180 डिग्री से होकर गुजर रही होती है, लेकिन इसको कहीं पूर्व में खिसका दिया गया है और कहीं पे पश्चिम में खिसका दिया गया है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको खिसकाते रहते हैं, यानी देश जैसे रशिया, और ये हो गया अमेरिका, ये अलास्का है। तो यहाँ पे सीधे आने पे रशिया को ये यहाँ से काट रहा होता, लेकिन इसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। ये यहाँ से होके गुज़र रहा है, और दोनों अपने अपने अनुसार टाइम जोन्स बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसका है? ये फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। फ्रांस के अनुसार ये 13 अलग अलग तिथि रेखाओं में विभक्त है, क्योंकि फ्रांस की बहुत सारी अभी भी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ हैं। तो इसके बाद है रशिया, जहाँ पे 11 ये टाइम जोन्स हैं। तो यहाँ पे रशिया के पास 11 टाइम जोन है, और फ्रांस के पास ओवरऑल 13 टाइम जोन है फ्रांस के मुताबिक, और जो दुनिया मानती है उसके मुताबिक 12 टाइम जोन है। तो सबसे ज़्यादा फ्रांस के पास टाइम जोन्स हैं। भारत में सिर्फ एक टाइम जोन है, जो कि 5:30 प्लस में चलता है, यहाँ ग्रीनविच से। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं देशांतर और समय। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हमारा। समय को किस तरीके से हम सभी देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है, तो ये किस तरीके से होता है ये इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। हम लोग ने अक्षांश और देशांतर देखा। तो जैसे ही पृथ्वी घूम रही होती है समय परिवर्तित हो रहा होता है। जैसे ही 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं कुल, हम देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो यहाँ पे हमने देखा था जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, 1 डिग्री जैसे ही घूमती है तो फिर 4 मिनट बीत जाते हैं। तो 1 डिग्री में हम 4 मिनट को याद रखेंगे। यहीं से हम देखते हैं समय कैसे परिवर्तित होता है। 15 डिग्री के देशांतर पे एक घंटे का समय होता है। तो 15 से 4 को गुणा करेंगे 60 मिनट हो जाता है। तो 24 घंटे में 360 अक्ष पे घूमती है, तो 24 घंटे ऐसे पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कैलकुलेशन, हम देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको कैसे नापते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर हम मानक समय नहीं मानेंगे तो समय की गणना करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे जगह बीतती जाएगी वैसे वैसे समय का अंतर हमें समझ नहीं आएगा। सब अपने अनुसार समय को रखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे मानक यामोत्तर जो हम भारत के लिए मानते हैं, ये 82 और ½ डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत में
हम देखें तो 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व तक है, जहाँ का समय अंतर आ जाता है 1 घंटा 45 मिनट। इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर सभी यामोत्तरों को हम देखना शुरू करें तो वहाँ पे समय अलग अलग होगा, इसीलिए हम एक मानक समय मान लेते हैं ताकि पूरे भारत में एक ही समय पे एक ही समय हो और सब ये हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल होता है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। सभी देश इसी के अनुसार मापते हैं। हम 82 और हाफ डिग्री पूर्व को अपना मानक समय मानते हैं और ये 5.5 घंटा पहले होता है या प्लस में चलता है मानक ये प्राइम मेरिडियन से, और ये इसी को मानक यमोत्तर माना गया है भारत के लिए। इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। ये देखिएगा, भारत ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री एंड 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तब भारत में शाम को 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। इसी के साथ ये ख़त्म होता है, आज की क्लास ख़त्म है। और बस याद रखिएगा, रूस 11 मानक समयों को अपनाता है और फ्रांस 13 मानक समयों को अपनाता है और सबसे ज़्यादा मानक समयों को अपनाने वाला देश फ्रांस है, जो कि फ्रांस के अनुसार 13 मानक समय है उसके। और भारत सिर्फ 1 मानक समय को अपनाता है। वो कहाँ से गुजरती है? ये है 82.5 डिग्री पूर्व पे। बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक आप लोग इसे रिवाइज़ करिएगा, जो क्वेश्चंस पूछे हैं बताइएगा। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछे थे लेकिन उसका किसी ने भी कमेंट में जवाब नहीं दिया है, मतलब आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं। तो वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हमारा जैसे मोटिवेशन बढ़ेगा, हम खुद और सारी वीडियोस भी लेके आएंगे और सारे NCERTs को भी कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ले आ सकें। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म हो रही है और आप बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो उनको भी हम लेके आ रहे हैं। आप उन्हें भी देखिएगा। और ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है।